वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द थ्योरी ऑफ समथिंग। तो आज का हमारा वीडियो नंबर है 6 और आज हम जानेंगे एक ऐसे लेजेंड के बारे में जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने सर्जरी के फील्ड में इतने इनोवेशन किए कि आजकल की कई सारी सर्जरियां इन्हीं के जो मेथड हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं इनका नाम है सुश्रुत। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 600 ईसा पूर्व के आसपास। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी, जिसे आज हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत फेमस बुक है जिसके थ्रू सर्जरी के जो नॉलेज है वो पूरे वर्ल्ड में फैली। उस बुक का नाम इन्हीं के नाम पे है, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। इस बुक के माध्यम से ही दुनिया को काफ़ी सारी नॉलेज मिली सर्जरीज़ के बारे में। तो इस बुक में इन्होंने 300 से ज़्यादा सर्जरीज़ के मेथड लिखे हैं। 120 से ज़्यादा सर्जरीज़ के इक्विपमेंट जो इन्होंने यूज़ करे थे, सर्जरीज़ के जो इंस्ट्रूमेंट जो थे या टूल्स कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, जो टूल्स थे, और लगभग इन्होंने 8 से ज़्यादा सर्जरीज़ जो हैं इनके बारे में बताया है। तो आज की वीडियो में हम जो मेन जो सर्जरी थी इनके इन्होंने की थी और जो मेन चीज़ें जो आज के टाइम पे भी यूज़ की जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राइनोप्लास्टी के बारे में। तो आज के टाइम में हमने प्लास्टिक सर्जरी का काफ़ी नाम सुना है और ये काफ़ी प्रचलन में भी है। ये जो सौंदर्य का जो फील्ड है उसमें काफ़ी यूज भी की जाती है, बट उसके जो जनक हैं वो सुश्रुत ही हैं। तो राइनोप्लास्टी के बारे में अगर बात करें तो इसे नाक की सर्जरी भी कहा जा सकता है। नाक की सर्जरी भी कहा जा सकता है। एक्चुअली पुराने टाइम पे कुछ भी जब काम होता था ना तो नाक काटने की सज़ा आम थी। तो इन्होंने एक ऐसा मेथड इनोवेट किया जिसके कारण किसी की अगर नाक काट भी दी जाए तो उसकी नाक बना सकते हैं, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है। जब पहला जो स्टेप होता था, स्टेप नंबर 1, अगर किसी की नाक कटी हुई है तो ये एक लीफ लेते थे, उसको कटी हुई नाक पे रखते थे। जो शेप बनानी होती थी उसके अकॉर्डिंग उस लीफ को काटते थे और उस लीफ को जो शेप थी लीफ की उसको या तो फोरहेड पे या गाल पर। अच्छा, जो शेप होती थी ना उस लीफ की, उसी के अकॉर्डिंग फोरहेड या गाल की स्किन को काटते थे। जैसा कि इस इमेज में भी शो किया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि ये नाक ये नाक जो है ये इन्होंने इस शेप का स्कैल्प से, ये फोरहेड से ये इस शेप की स्किन काटी हुई है। अच्छा, स्किन का सपोज यहाँ से इन्होंने काटी तो यहाँ से पूरी अलग कर लेते थे स्किन को ये फोरहेड से, लेकिन यहाँ का जो पार्ट था, यहाँ का पार्ट ये कनेक्ट ही रखते थे, यहाँ के स्किन के पार्ट को हटाते नहीं थे। यहाँ से स्किन जुड़ी रहती थी, क्योंकि अगर स्किन यहाँ से जुड़ी हुई नहीं रहेगी तो स्किन के अंदर ब्लड फ्लो नहीं बन पाएगा और वो डेड हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से जो है स्किन कनेक्ट ही है फोरहेड से। इस स्किन को ये क्या करते थे, जो कटी हुई नाक होती थी वहाँ पे रखते थे और स्टिचेज करते थे, उस पर टाँके लगाते थे
तो इस तरीके से सर्जरी की जाती थी। जैसे यहाँ पे इन्होंने टाँके लगा रखे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से स्किन जुड़ी हुई है। अब कुछ टाइम बाद यहाँ की स्किन डेवलप हो जाती थी, तो ये घाव भी बढ़ जाता था और नई नाक भी बन जाती थी। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड में एक गजब का इनोवेशन था जो इन्होंने किया। इसके बारे में अंग्रेज़ों में जो मतलब वर्ल्ड में ये फैली है 18वीं शताब्दी के आसपास फैली। 18वीं शताब्दी के आसपास इसकी नॉलेज फैली जब, और जब ये फैली तो ब्रिटिशर्स ने एक पेपर में आर्टिकल भी छापा था, इसके बारे में आर्टिकल भी छापा था। तो प्लास्टिक सर्जरी में यही होता है कि हम कहीं का पार्ट कहीं यूज़ करते हैं। तो ये गजब का इनोवेशन था और गजब की चीज़ थी। तो चलिए आगे दूसरी चीज़ के बारे में जानते हैं जो इन्होंने करी। दूसरी चीज़ कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। ये एक टेम्परेरी मोतियाबिंद, ये टेम्परेरी रूप में मोतियाबिंद का भी इलाज करते थे। मोतियाबिंद क्या होता है कि जैसे ये हमारी आँख होती है, ये उसका रेटिना है और यहाँ पे लेंस होता है। लेंस क्या काम करता है? लेंस हमारे कोई भी जो लाइट होती है उसको फोकस करने का काम आता है। उस फोकस करता है और उस फोकस करने के बाद वहाँ की रेज को रेटिना पे डालता है। जब रेटिना पे कोई रेज पड़ती है, कोई लाइट पड़ती है, उसके बाद ही हम देख पाते हैं। तो क्या होता है मोतियाबिंद में, क्या होता है, जो ये लेंस होता है ना, इस लेंस पे किसी भी वजह से ये धुंधला पड़ जाता है। बहुत सारी वजह हैं उसके धुंधले पड़ने की। मेन जो रीज़न है वो है कि धीरे धीरे उम्र के साथ जो लेंस के जो प्रोटीन होते हैं वो डेड होते जाते हैं और वो लेंस पे जमते जाते हैं, तो धुंधला हो जाता था। तो ये क्या करते थे, ये एक पतली सुई लेते थे जिसको शलाका भी कहते हैं। इस सुई से ये जो लेंस होता था इसको ये हटा देते थे और इसको साइड में निकाल देते थे, आँख के हिस्से में डाल देते थे। तो इससे क्या होता था कि लेंस हट जाता था तो लाइट सीधे रेटिना पर पड़ती थी और इमेज बन जाती थी। लेकिन अब जैसा कि हमने देखा कि लेंस क्या काम करता है, फोकस करने के काम आता है। तो उसके बाद ये टेम्परेरी इलाज क्यों था? क्योंकि फोकस करने में तो दिक्कत होती थी, लेकिन बंदा या बंदी या कोई भी हो इंसान देख पाता था, बट इतना शार्पली नहीं देख सकता था। बट ये एक इलाज था कैटरैक्ट। आज के टाइम पे चश्मों से, अगर चश्मे का यूज़ करते हैं तो उसमें लेंसेज आते हैं, तो लेंस का यूज़ करके वो फोकस की जो प्रॉब्लम थी उसको भी सोल्व कर लिया गया है। तो मोतियाबिंद का इलाज संभव है आज के टाइम में, और उसका इलाज, इफ़ेक्टिव जो इलाज है वो सर्जरी ही है जो इन्होंने ही इनोवेट की थी। इसके अलावा इन्होंने एनेस्थीसिया के बारे में, एनेस्थीसिया जो देते थे, एनेस्थीसिया के बारे में लिखा है इनकी बुक में। एनेस्थीसिया के लिए ये शराब का यूज़ या कैनाबीस का यूज़ करते थे, या कोई हिप्नोटिक मंत्र का यूज़ करते थे, जिससे कि जो भी जिसकी भी सर्जरी की जा रही है उसका ध्यान भटक जाए। और इसके अलावा ये इन्फेक्शन के बारे में इन्होंने बात की। इन्फेक्शन से बचने के लिए ये टूल्स को यूज़ करने से पहले गर्म करते थे, और हल्दी, नीम, इन सब का यूज़ करते थे एंटीसेप्टिक्स के तौर पे, कि ताकि इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पे बैक्टीरिया या जम्स डेवलप ना हो। इन्फेक्शन की बात करते थे। ये स्टिचिंग की बात करते थे। स्टिचिंग ये इनका मानना था, और ये अपने सब शिष्य को STITCHING स्टिचिंग में ये मानते थे, और अपने शिष्यों से भी कहते थे कि सर्जरी ऐसी की जानी चाहिए कि उसके निशान कम से कम रहें। तो ये इसके लिए रेशम के धागों का भी यूज़ करते थे, रेशम के धागे, और कई बार ये चींटियों के जबड़ों का भी यूज़ करते थे। चींटियों के जबड़े का भी यूज़ करते थे टाँके लगाने के लिए, स्टिचिंग के लिए। तो ये गज़ब का मेथड है। इसके अलावा ये एक्सट्रैक्शन सर्जरी भी करते थे। एक्सट्रैक्शन सर्जरी मतलब जैसे कि दांत निकालना, और इसके अलावा ये दांत निकालने के अलावा स्टोन्स भी निकालते थे। तो ये एक्सट्रैक्ट करते थे। और कोई अगर फॉरेन पार्टिकल आ गया बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल जैसे कि सपोज किसी इंसान को तीर लगा
उस तीर का कोई टुकड़ा रह गया बॉडी के अंदर तो उसको भी निकालने का काम कर देते हैं। एक्सट्रूजन सर्जरी, पंक्चरिंग सर्जरी भी करते थे। इसके अंदर अगर कोई घाव पक गया और उसके अंदर पस पड़ गया तो पस सुई से उसको भेदते थे और उसकी पस निकालते थे। तो काफ़ी सारी ये जो मेथड है ये यूज़ करते थे। तो हमें वी शुड बी थैंकफुल फॉर हिम कि ये इन्होंने इतने ज़्यादा इनोवेशन किए जिसकी वजह से आज काफ़ी सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो हमें मतलब ये सीखना चाहिए कि सिर्फ बाहर के ही कंट्रीज़ से हमें इनोवेशन नहीं मिले हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड ने हमारे लोगों से भी, हमारे जो देश के लोग थे उनसे भी उन्होंने कुछ सीखा है। तो वी शुड प्राउड ऑन हिम एंड वी शुड गिव थैंक्स टू हिम। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक पे आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।